नमस्कारम। वर्ल्ड चैंपियनशिप 1972 फिशर और स्पासकी के बीच जो हुआ था, पहले गेम में बिशप इंटू एच2 मारने के बाद जो रिस्की डिसीजन उन्होंने लिए थे और जिस हिसाब से वो हार गए वो गेम फिशर, सेकंड गेम में उनके डिमांड्स बहुत बढ़ गए। उन्होंने क्या बोल दिया कि जितने भी कैमरास और लाइट्स यूज़ हो रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं होंगे। एक नॉर्मल रूम में खेलेंगे हम, जहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो उन्होंने एक अपील किया और उस अपील को रिजेक्ट कर दिया गया ऑर्गेनाइजिंग बॉडी से और सेकंड गेम के लिए वो आई नहीं। मतलब आप सोचो कोई यार इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं चालू है, वर्ल्ड चैंपियनशिप चालू है, वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्लेयर खेल रहे हैं दोनों उसमें। फिशर हालाँकि रेटिंग वाइज़ फेवरेट थे, लेकिन एक बात नोटिस करने लायक थी जो बहुत कम लोगों को पता होती है कि उसके पहले कभी भी क्लासिकल में वो जीते नहीं थे स्पासकी से। तो भले ही रेटिंग का बहुत बड़ा गैप था लेकिन स्पासकी से जीतना इतना आसान नहीं था, राइट? और रशिया ना पूरा पूरा जितने भी उनके प्लेयर्स रहते थे वो उनको सपोर्ट करते थे। तो इतनी बड़े चैलेंज के बावजूद फिशर ने ऑफ द बोर्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए स्पासकी के लिए साइकोलॉजिकली। अर्को ने इस गेम को छोड़ने के बाद बोला भी था कि ये शायद उनका एक मास्टर स्ट्रोक था, जो एक्चुअली वेल कैलकुलेटेड था। मैं इतना नहीं बोल सकता हूँ बिकॉज़ हर एक का अलग-अलग अपना व्यू होता है। लेकिन जो मैंने बैकग्राउंड का आपको एक पहला वीडियो डाला था, फिर मैंने फर्स्ट वीडियो डाला फर्स्ट गेम का। सेकंड और थर्ड गेम हम इसी में ही मर्ज करने वाले हैं क्योंकि सेकंड गेम तो हुआ ही नहीं फिशर, राइट? फ्री में पॉइंट मिल गया स्पासकी को और सबको लग रहा था अब ये टूर्नामेंट नहीं चालू होने वाला है बिकॉज़ सेकंड गेम आया नहीं है और फिशर वापस चले जाएँगे आइसलैंड से, राइट? लेकिन शायद लोम्बार्डी ने भी थोड़ा समझाया होगा और बाकी लोगों ने भी कुछ बोला होगा और फिशर थर्ड गेम के लिए रेडी हो गए। और स्पासकी ने एक थोड़ा-सा उनको फ़ेवर दे दिया कि उन्होंने मान लिया कि चलो जो पहला वेन्यू था यहाँ जो कैमराज़ और वो यूज़ हो रहे थे, उसकी जगह हम एक नॉर्मल रूम में खेलेंगे जिसमें ज़्यादा तड़क-भड़क नहीं होंगी। तो ये जो टर्निंग पॉइंट था, ये गेम मुझे लगता है स्पासकी की लाइफ़ का एक इम्पोर्टेंट गेम था और फिशर के लिए भी डेफ़िनेटली क्योंकि जब ये चालू हुआ तो अब देखिए ओपनिंग में क्या हुआ था, राइट? फिशर ने एक बेहतरीन नॉवेल्टी खेला और उसके बाद उनको जबरदस्त पोज़ीशन मिल गया था। तो हम देखते हैं आगे क्या हुआ गेम में। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी टॉप 5 चेस पोज़ीशंस की, जिसमें विषय आनंद के कुछ पोज़ीशंस मैंने बताए थे। डेफ़िनेटली आप अगर पसंद करते हो विषय आनंद को तो आपको देखना चाहिए। हम लोग अभी गेम की तरफ जाते हैं। D4, नाइट F6, C4, E6, नाइट टू C3, नाइट टू F3, C5। बोरिस पास्की इसमें व्हाइट थे और रॉबर्ट जेम्स फिशर, बॉबी फिशर जो है वो हमारे ब्लैक थे। C5 खेला उन्होंने, D5 खेला यहाँ पे और D5 को यहाँ पे सिंपली ई कट D5 मार दिया जो कि मॉडर्न बेनोनी में मेन लाइन है। हालाँकि अगर हम देखें तो D5 पे यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा गैम्बिट है जो मैंने टॉप 5 गैम्बिट्स डाले थे ब्लैक की तरफ से। उनमें मैंने बताया था कि ब्लूमेनफील्ड जो गैम्बिट है, वो भी एक इंटरेस्टिंग चॉइस है एक्चुअली। बट ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट था तो डेफिनिटली और आप 2-0 से पीछे हो तो आप ऐसे गैम्बिट्स तो ये यूज़ करोगे। तो ई इंटू D5 मारा उन्होंने, C इंटू D5, D6, नाइट टू C3, G6, नाइट D2। ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव है। ये जो वेरिएशन है इसको हम लोग क्लासिकल वेरिएशन बोलते हैं मॉडर्न बेनोनी का, जिसमें व्हाइट क्या कर रहा है कि E4 खेलने के पहले ही वो क्योंकि E4 में जनरली होता है कि बिशप G4 आके वो इसको मार सकता है F3 को, राइट? तो पहले ही नाइट D2 निकाल दिया क्योंकि अब जब E4 खेलेंगे तो बिशप G4 पे F3 आ रहा है, राइट? और बाद में ये जो नाइट है वो C4 आके D6 को अटैक कर सकता है। तो फाइनली यहाँ पे हमको एक बात समझ में आ गई है कि नाइट D2 का आइडिया क्या है। नाइट BD7 खेला यहाँ पे क्योंकि जैसे नाइट C4 आएगा नाइट E5 आ सकता है ब्लैक कुछ वेरिएशंस में। E4 खेला, बिशप टू G7, बिशप टू E2 एंड देन यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे और भी वेरिएशंस आ सकते हैं बट ही प्लेड बिशप E2, शॉर्ट कैसल, कैसल, रुक E8। अभी तक की पोजीशन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और एकदम नॉर्मल सा पोजीशन चालू है। यहाँ पे बोरिस पास्की ने क्वीन C2 खेला। यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए तो A4, F3 जैसे मूव्स आ सकते हैं इस वेरिएशन में। हालाँकि क्वीन C2 खेला और अब आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे मूव्स हैं मतलब अगर किसी को ये पोजीशन हम देंगे तो कोई भी डिसेंट प्लेयर कुछ मूव्स सजेस्ट करेगा व्हिच इज़ A6 मे बी एनी 5 कुछ पोजीशंस में आ सकता है एंड देन आप और भी कुछ ट्राई कर सकते हो लाइक H5, राइट? लेकिन फिशर ऑलरेडी 2 पॉइंट डाउन थे और उनको वो एक जो उनका जो वर्चस्व है चेस में उस वक़्त, वो उनको दिखाना था डेफिनिटली। तो उन्होंने एक भयानक एंटी पोज़िशनल मूव खेला। एंटी पोज़िशनल मूव मतलब जो आपको लग रहा है कि पोज़ीशन के हिसाब से उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं।
बट प्रैक्टिकली वो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, ये उस वक़्त सोचने का तरीका होना चाहिए हर एक के पास। तो फिशर ने यहाँ पे खेला नाइट H5, मतलब कौन सोचेगा कि बिशप जो है यहाँ पे E2 पड़ा हुआ है और स्ट्रक्चर ऐसा खराब करेंगे, और वो भी 2 डाउन, मतलब 2 पॉइंट्स पीछे हैं वो इस चैंपियनशिप में, राइट? तो स्पासकी थोड़ा-सा यहाँ पे शॉक हो गए, उन्होंने देखा यार नाइट H5 में क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ ऐसा कुछ अ, क्लियर कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, राइट? सो उन्होंने सिंपल मार दिया। हालाँकि यहाँ पे कुछ प्लेयर थे जिन्होंने सजेस्ट किया था कि आप F4 जा सकते हो एक तो, या फिर आप G3 जैसे मूव्स भी जा सकते हो जिसमें यू आर ट्राइंग टू स्टॉप नाइट F4, राइट? लेकिन नाइट H5 एक हिसाब से ना ये चैलेंज था, चलो मार के दिखाओ, देखते हैं आगे क्या होता है, राइट? तो फिशर ने यहाँ पे मारा बिशप इनटू H5, कुछ G टू H5 मारा फिशर ने यहाँ पे, नाइट C4, एंड देन अभी आप देखिए कि यहाँ पे जो है D6 मर रहा है। हालाँकि यहाँ पे हम पहले A4 खेल सकते थे जस्ट टू स्टॉप B5, क्योंकि A6 B5 बाद में नहीं आ रहा है। जैसे ही उन्होंने नाइट C4 खेला, यहाँ पे फिशर आए नाइट E5, और ये एक बहुत ही कॉमन सा आइडिया है, जब भी आप नाइट C4 खेलते हो तो NE5 खेलते हैं मॉडर्न बेनोनी में, राइट? लेकिन इस वक़्त आप देखिए कि पॉन स्ट्रक्चर जो किंग साइड का है, वो सब पॉन आइसोलेटेड है और कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है वो पॉन स्ट्रक्चर, राइट? तो यहाँ पे NE5 को NE3 खेला उन्होंने, क्वीन H4 खेला, और ये एक साइकोलॉजिकल पंच होता है मुझे लगता है बहुत बार चेस में, कि जब आपके मेजर पीसेस अपोनेंट के किंग के सामने आ जाते हैं, और खासकर मैं बताना चाहूंगा कि नाइट जो F3 का है ना, वो नेचुरल डिफेंडर वहां नहीं है। तो नेचुरल डिफेंडर जब नहीं होता है तो दिक्कत तो बनती है, राइट? तो यहाँ पे उन्होंने खेला BD2। हालांकि यहाँ पे एक्चुअली F3 एक अच्छा मूव था, जिसमें आपका ये जो पॉन चेन है वो आपका मेन सॉलिड जो पॉन चेन है वो आपका मेन एसेट है वहां पे, और आप ये खेल सकते हो, एंड यू आर ट्राइंग टू स्टॉप नाइट G4, बिशप G4 जैसे मूव्स, राइट? तो यहाँ पे BD2 खेला व्हाइट ने, नाइट G4 खेला यहाँ पे, और पहली बार फिशर ने ये ट्राई किया कि अब अगर आप इसको मारते हो तो पॉन टेक्स पॉन आ जाएगा, और उससे ये होगा कि आपका जो पॉन खराब हो गए थे, मतलब H फाइल में 2 पॉन होना बड़ी अच्छी बात नहीं है जनरली, राइट? लेकिन इस वक्त वो सही होने वाले, नाइट इंटू G4 मारा, H इंटू G4 मारा, और ये मारना जरूरी भी था बिकॉज ज्यादा देर आप उस नाइट को वहां नहीं रहने दे सकते हो। तो अब जो पॉन G6 G7 पे थी वो G6 पे गई, H5 पे गई और G4 पे आ गई। सडनली आफ्टर फ्यू मूव्स अब स्ट्रक्चर तो सही हो गया है, लेकिन फिर भी उतना अच्छा नहीं है। एक अच्छी बात है व्हाइट के लिए, विच इज कि उसके पास पेयर बिशप है। पेयर बिशप जनरली टेक्निकली अच्छे रहते हैं अगर थोड़ा भी ओपन पोजीशन है तो। बिशप F4 खेला, D6 मर रहा है, क्वीन F6 खेला, D6 को प्रोटेक्ट किया। अब यहाँ पे नाइट B5 सिंपली नहीं आ सकते बिकॉज F4 पे प्रोटेक्शन नहीं है आपका। तो यहाँ पर उन्होंने खेला G3। जितने भी लोगों ने बाद में एनालिसिस किया था इस पोजीशन को, उन्होंने इसको क्वेश्चन मार्क दिया था। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि F3 एक वीक हो गया, और इसकी इतनी जरूरत नहीं थी। एक्चुअली यू कैन प्ले बिशप G3, या फिर आप और भी मूव्स खेल सकते हो, क्वीन D2, राइट? लेकिन G3 खेला उन्होंने, यहाँ पे BD7 आए, नाइट B5 को रोका, A4। अब इस वक्त जो है ना, बहुत सारे मैंने देखा है इंटरमीडिएट प्लेयर्स या कुछ कुछ अच्छे खासे प्लेयर भी बहुत बार मिस्टेक कर जाते हैं कि वो A6 खेल देते हैं, बिकॉज़ उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, A5 आ जाएगा एंड देन यू कैन नॉट प्ले दिस B5। अगर आपको ये सब पॉन कनेक्ट रखना है तो आपको बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही पेशेंस के साथ B6 खेलना पड़ेगा, बिकॉज़ नाउ व्हाइट जो है वो B6, A6 और फिर B5 खेलेगा, जिसमें अगर A5 कभी आता भी है तो आपके पास B5 रहेगा, और हमेशा उधर कोई ना कोई पॉन रहेंगी B5 में, व्हिच इज गुड फॉर ब्लैक। सो यहाँ पर खेला उन्होंने रुक FE1, A6 खेला, और अब तक आते-आते 20 मूव नंबर पे एनालिसिस यही बोल रहा है कि स्लाइटली स्लाइटली बेटर फॉर ब्लैक होना चाहिए ये पोजीशन। हालांकि किंग साइड इतना सही नहीं लग रहा है, पर व्हाइट कुछ कर नहीं सकता है, राइट? तो रूक E2 खेला यहाँ पे, B5, एंड फाइनली ब्रेक ढूंढ लिया। मॉडर्न बेनोनी में अगर आपके पास क्वीन साइड ब्रेक आ जाता है और किंग साइड में कुछ नहीं हो रहा है, तो एक बात तो क्लियर है कि ड्राइविंग सीट आपके पास है, आप जिधर गाड़ी चलाओगे उधर चलने वाली है, राइट? तो रुक A E1 खेला यहाँ पे स्पासकी ने, क्वीन टू G6, B3, और फाइनली आप देखिए कि अब धीरे-धीरे वीकनेसेस बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज़ अब इस डायगोनल में प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले B2 पे पॉन था तो हमेशा नाइट प्रोटेक्टेड था। अब जब चाहे B इंटू A मार के आप B फाइल से यूज़ कर सकते हो रुक को। E4 पे थोड़ा-सा प्रेशर है, H5 H4 आ सकता है फ्यूचर में,
इवन F5 भी आ सकता है। तो ब्लैक के पास खेलने को बहुत ही ईज़ी और स्मूथ कंटिन्यूएशंस हैं, राइट? तो यहाँ पे उन्होंने खेला रुक E7, E4 पे और ज़्यादा प्रेशर बना रहे हैं। क्वीन टू D3, रुक B8, B5 को प्रोटेक्ट किया ताकि A B5 को A इंटू B5 आ सके हमेशा, नाइट इंटू B5 कभी नहीं आ पाए। A कट B5, A कट B5 एंड अब A फाइल ओपन तो हो गई लेकिन व्हाइट उधर कुछ कर नहीं सकता है बिकॉज़ अब रुक A1 जैसे मूव्स नहीं जा सकते हो बिकॉज़ यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो कि इनडायरेक्टली रुक पे अटैक रहेगा, B4 आ सकता है और ये मर जाएगा, राइट? तो और रुक A2 में भी इतना कुछ मिलने नहीं वाला है फिलहाल। तो यहाँ पे व्हाइट ने B4 खेल दिया। अब ये एक वेल नोन पॉन सैक्रिफाइस है, अगर आपने मॉडर्न डे कभी भी पढ़ा होगा, तो बहुत बार व्हाइट जो वो पॉन सैक्रिफाइस देके अगर आप इसको मारोगे, तो ही कैन प्ले नाइट टू A2 एंड नाइट B4, राइट? ये बड़ा ही आसान सा टेम्पररी पॉन सैक्रिफाइस है। C4 खेला यहाँ पे, क्वीन टू D2, C4 बहुत ही बढ़िया पॉन है, वेल प्रोटेक्टेड है, फास्ट पॉन है और बहुत ही बड़ा प्रेशर बना सकती है वो एक्चुअली ब्लैक पे। रुक B D8 खेला, E8 खेला उन्होंने, E4 पे कंप्लीट प्रेशर है अभी, रुक E3 H5। अब देखिए एक बार जब पोजीशन पूरी कंट्रोल में, उनको पता है कि मेरी पोजीशन में अच्छी खासी पकड़ है और लाइफ में आप पहली बार एक प्लेयर को जिसके साथ आप बहुत सालों से खेल रहे हो, हारते आ रहे हो कंटिन्यूअसली, तो अगर आपके पास चांस मिल जाता है तो डेफिनेटली आप उस टाइम तो नहीं छोड़ पाओगे, राइट? और आई थिंक ये इससे बड़ा मोमेंट नहीं हो सकता था उनको स्पासकी को हराने का, राइट? तो यहाँ पे रूकी टू खेला उन्होंने, व्हाइट एक हिसाब से पैरालाइज्ड हो चुका है वो, मतलब एक हिसाब से प्लान नहीं है उनके पास, सरेंडर कर चुके हैं कि रूकी टू रूकी 3 खेल रहे हैं, ड्रॉ के लिए रेडी हैं। किंग H7 खेला ब्लैक ने, रूक E3, किंग G8 खेला, 2 मूव वापस से रिपीट करके उन्होंने, अब उनको पता है कि थर्ड मूव अगर मैं वापस से किंग H7 खेलूँगा तो रूक E3 आके रिपीटिशन हो सकता है। सो डेफिनिटली यहाँ पे फिशर को कुछ ना कुछ डिसाइड करना पड़ेगा और उनको एक पॉन मिल रही है, उन्होंने सोचा चलो पॉन मार के ही खेलते हैं। बिशप इंटू C3, क्वीन इंटू C3 एंड रूक कट E4। अभी यहाँ पे आप देखिए कि स्पासकी का पॉन देने का पॉइंट ये था कि जब सब कुछ एक्सचेंज हो जाएगा, रुक कट रुक, रुक इंटू रुक, रुक कट रुक एंड देन क्वीन कट रुक के बाद अपोजिट कलर बिशप है बोर्ड। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बहुत बार, और साथ ही साथ ब्लैक का कि इतना भी सेफ नहीं है, प्रॉब्लम्स है, राइट? तो स्पासकी को शायद होप होंगी कि ये अभी भी ड्रॉ हो सकते हैं, लेकिन ये कंप्लीटली बेटर है ब्लैक को बिकॉज़ लाइट स्क्वेयर्स बहुत ज़्यादा खराब है। अब देखिए अगर ये पॉन कभी मर गया और ये बिशप लग गया, तो भैया इधर शह और मात होने वाली है, राइट? तो यहाँ पे बिशप H6 खेला, अब बिशप इंटू D6 नहीं मार सकते बिकॉज़ क्वीन इंटू D5 आ रहा है एंड देन बिशप C6, और जो मैंने बोला था कि वो पॉसिबल था, राइट? तो बिशप H6 खेला, एक सिंपल वन मूव मेट का थ्रेट लगाया उन्होंने, क्वीन G6, बिशप टू C1, क्वीन B1, पिन कर दिया बिशप को क्योंकि बिशप जो है वो B2 आके वो वैसा थ्रेट वो भी लगा रहे थे। तो किंग F1 खेला यहाँ पे, बिशप F5 एंड देन किंग E2। अब जरूरी था कि कहीं ना कहीं चेक दिया जाए या कुछ और थ्रेट बनाया जाए बिकॉज बिशप B2 आ रहा है, राइट? तो उन्होंने क्वीन E4 चेक दिया, क्वीन E3 एंड देन फाइनली आफ्टर क्वीन C2 चेक, क्वीन D2 खेलना पड़ा एंड देन आप देखिए कि यहाँ पे बड़ा ही नॉर्मल पोजीशन लग रहा है, अपोजिट कलर है बिशप बोर्ड पे, लेकिन सी पॉन बहुत ही अच्छा लग रहा है और बी और डी पॉन दोनों बहुत ज्यादा वीक है, राइट? तो यहाँ पे क्वीन B3 खेला, क्वीन टू D4 एंड देन इस मिस्टेक के बाद मुझे लगता है यहाँ पे लास्ट चांस फिर भी उनके पास किंग E1 था जहां पे वो थोड़ा सा सर्वाइव कर जाते, लेकिन आफ्टर क्वीन D4 आई थिंक जैसे ही BD3 चेक आ गया तो प्रॉब्लम बन गई बिकॉज अब देखिए BD3 को 2-3 ऑप्शन है, लाइक बिशप D3 को आप खेल सकते हो किंग E1, लेकिन किंग E1 में उनके पास सिंपली क्वीन इनटू B4 एंड देन देयर इज अ चेक, तो आप बिशप B2 नहीं खेल सकते, राइट? तो ये लॉस्ट हो जाएंगी। बिशप D3 को अगर हमने किंग D2 खेला तो यहाँ पे सिंपली क्वीन C2 चेक आ रहा है, किंग E1 एंड देन क्वीन इनटू C1 इज मेट, राइट? अगर किंग E3 खेला उसको बिशप D3 चेक को, तो क्वीन D1 आ रहा है एंड देन फिर से प्रॉब्लम है कि आप यहाँ पे क्वीन B2 नहीं जा सकते हो बिकॉज क्वीन F3 चेक आ रहा है और किंग D4 को क्वीन E4 चेक आ रहा है, किंग C3 को क्वीन E1 चेक आ रहा है, और अभी आते आते आप किंग वापस नहीं आ सकते हो बिकॉज यहाँ पे सिंपली मेट हो रहा है। तो इसको देखते हुए मूव नंबर 41 पे बोरिस स्पासकी ने, जो कि वर्ल्ड चैंपियन थे उस टाइम, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी थे, 2-0 से आगे थे बॉबी फिशर से। लाइफ में कभी क्लासिकल में बॉबी फिशर उनसे जीते नहीं थे इसके पहले। दिस इज द फर्स्ट गेम लाइक जो फिशर ने उनको हराया था, वो भी ब्लैक से, राइट?
और नाइट H5 जैसे मूव्स हमेशा याद रहते हैं लोगों को। अगर आप किसी को भी बेनोनी में नाइट H5 जैसे मूव्स दिखाओगे तो उनको एक रेफरेंस रहेगा इस गेम का, राइट? तो आपके पास रेफरेंस होना चाहिए गेम्स का। आपको अच्छे जो गेम्स हैं, बड़े-बड़े प्लेयर्स के जो इम्पोर्टेंट गेम्स हुए हैं लाइफ में, वो ज़रूर आपको याद रखने चाहिए। एटलीस्ट उनके क्रूशियल पॉइंट तो आप याद रखो। वो आपके लिए बहुत ही सही रहेगा और आपके गेम में भी आप कभी न कभी अप्लाई कर सकते हो, राइट? तो मुझे लगता है जो जो पूरा ना सीन हुआ था ना वर्ल्ड चैंपियनशिप का 1972 का, इसीलिए इसको बहुत कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड चैंपियनशिप मानते हैं और चेस वाइज़ इसको बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं, राइट? मुझे याद है मेरे पास एक बुक थी पहले रशियन वर्सेस फिशर, बहुत ही बेहतरीन बुक है। आप चाहो तो आप चेक कर सकते हो। उसमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको कि कैसे फिशर ने अलग-अलग टूर्नामेंट्स में उसका फॉर्मेट मुझे बहुत पसंद आया था। अलग-अलग टूर्नामेंट्स में कैसे उसने रशियन के अगेंस्ट क्या-क्या स्कोर किया था। तो बहुत ही बेहतरीन वर्ल्ड चैंपियनशिप जाने वाली है ये। मैं ज़रूर पूरे जो 21 गेम हुए थे, मतलब अब तो 3 हो गए हमारे, तो सेकंड और थर्ड इसी में थे। उन सबको कवर करूँगा धीरे-धीरे और कोशिश करेंगे हम कि जो ऑफ द बोर्ड जो चीज़ें हो रही थी, उनको भी हम देखें, राइट? तो बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू, बाय। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जल्दी मिलेंगे। बाय।